इसके पहले आप लोग पढ़े थे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। अब तीसरा है उपमान नोत्तर पद कर्मधारय समास। तीसरा है उपमानोत्तर उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। जहां पर पहले उपमेय जहां पर पहले उपमेय जहां पर पहले उपमेय और बाद में उपमान हो तो उसे उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास कहते हैं। यदि आप उपमान उत्तर पद का संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाता है उपमान धन उत्तर, यानी उत्तर पद यदि आपका उपमान हो। कहने का यह मतलब है कि इसके पहले आपका था उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी पहला पद उपमान होता था और यहाँ पर दूसरा पद उपमान है। जैसे पुरुष व्याघ्रः, यहाँ है पहला पद जो है पुरुष है यानी उपमेय है और दूसरा पद जो है आपका व्याघ्र है। व्याघ्र जो है उपमान है, यानी पुरुष की तुलना जो है व्याघ्र यानी बाघ से की जा रही है। तो आप लोगों को उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास में बताए हैं कि हमेशा उपमान के बाद इव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इव। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि उपमान जो है लास्ट में है यानी अंतिम पद है, तो इसका विग्रह करते समय आपका जो है पहले आप पुरुष लिखेंगे और व्याघ्र के बाद इव लिखेंगे, यानी इसका विग्रह हो जाएगा पुरुषः व्याघ्रः इव। पुरुषः व्याघ्रः इव नरसिंह। इसका होगा नरः सिंहः इव। अब एक ऐसा उदाहरण देखिए, यह आपका उदाहरण है मुख चंद्र। क्या है? मुख चंद्र। मुख चंद्र, तो इसका हो जाएगा मुखम चंद्र इव। और यही यदि आपका होता चंद्रमुखम, यदि यही होता आपका चंद्रमुखम, तो दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ यही है कि चंद्रमा के समान मुख वाला। लेकिन चंद्रमुखम जो है इसमें उपमान जो है पहले आ गया है, इसलिए इसका विग्रह ऐसे होगा चंद्र इव मुखम, और यह हो जाएगा आपका उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। और यदि यही शब्द मुख चंद्रा दिया है, दोनों का अर्थ एक ही है,
लेकिन यहाँ जो है चंद्र यानी उपमान उत्तर पद में आया है तो इसका विग्रह हो जाएगा मुख चंद्र इव, यानी दोनों का भाव तो एक ही है, लेकिन यदि आप ऐसे कर देंगे मुख चंद्र आ जाएगा तो मुखम चंद्र इव, और चंद्र मुखम हो जाएगा तो चंद्र इव मुखम, और यह उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास हो जाएगा, और यह आपका जो है उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हो गया। भाव तो एक ही है, लेकिन विग्रह में अंतर है। तो अब आप लोग समझ गए। अब इसके बाद अगला कर्मधारय समास जो है विशेष उभय पद कर्मधारय समास। विशेष उभय पद कर्मधारय, विशेष उभय पद कर्मधारय जब दो विशेष्यों में से एक का विशेष में से एक का विशेषण के समान प्रयोग होता है। तो उसे विशेष उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे वह पूर्व पद हो चाहे वह आपका उत्तर पद हो, दोनों पद जो हैं विशेष्य ही होते हैं। अंतर इसमें यह होता है कि विशेष्य होते हुए भी एक पद आपका विशेषण का कार्य करता है। जैसे आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष, आम्र भी आपका विशेष्य है और वृक्ष भी आपका क्या है, विशेष्य है। दोनों विशेष्य होते हुए वृक्ष की विशेषता जो है बता रहा है कि कैसा है, तो आम का है। इसलिए इसे हम कहेंगे विशेष्य उभय पद कर्मधारय समास। इसका विग्रह होगा आम्र च असौ वृक्ष, आम्र च असौ वृक्ष। अब देखिए आपका यहाँ पर एक आपको हम बता दे रहे हैं कि आम्र वृक्ष का समास विग्रह ऐसे भी हो सकता है आम्रस्य वृक्ष, आम का वृक्ष यानी आम का पेड़। तो यदि आप इसका विग्रह करेंगे आम्रस्य वृक्ष, आम का वृक्ष, तो आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और यदि आप इसका विग्रह करेंगे आम्र च असौ वृक्ष, तो यह आपका हो जाएगा विशेष उभय पद कर्मधारय समास। तो बच्चों आपको यह ध्यान देना चाहिए कि विग्रह के अनुसार ही जो है समास का रूप होता है। जैसे आपका अगला उदाहरण वायस दंपति, वायस दंपति, अब इसका विग्रह होगा वायसौ च तौ दंपति, वायसौ
च तौ दंपति, वायस वायसौ च असौ दंपति, यानी यह जोड़ा जो है वायस का है। इसके बाद आपका अंतिम कर्मधारय समास अर्थात पांचवा कर्मधारय समास आ जाता है। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, जहां दोनों पद विशेषण होते हैं। जहां दोनों पद विशेषण होते हैं उसे विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं। पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। तो यहाँ आपका दोनों पद, चाहे वह पूर्व पद हो चाहे वह आपका उत्तर पद हो, यदि दोनों पद विशेषण होता है तो उसे हम कहते हैं विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। अब देखिए उदाहरण, शीतोष्णम। आपका है समस्त पद शीतोष्णम। इसका संधि विच्छेद पहले करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तभी तो दोनों पद ज्ञात होगा। तो एक हो गया शीत और दूसरा क्या हो गया उष्णम। एक क्या होगा शीता और दूसरा क्या हो जाएगा उष्णम। कौन संधि होगी? यह आपका गुण संधि होगी। कौन संधि होगी? गुण संधि। यह हो गया शीत उष्णम, तो इसको हाँ संधि हो गया शीत उष्णम। तो इसका विग्रह होगा शीतम च उष्णम, शीतम च उष्णम। अब देखिए यह बात एक और ध्यान दीजिए, यह द्वंद्व समास भी हो सकता है, लेकिन कैसे? यदि इसका विग्रह करेंगे शीतम च उष्णम च, तो यह आपका द्वंद्व समास भी हो जाएगा। तो बच्चों आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, यदि इसका विग्रह लिखते हैं शीतम च उष्णम, केवल एक पद के ही बीच में यदि च लिखते हैं तो यह हो जाएगा कर्मधारय समास। और यदि दोनों पदों के बाद यदि आप च लिखते हैं वह हो जाएगा द्वंद्व समास। तो कभी आप ऐसा भूल न करिएगा परीक्षा में कि लिख दीजिए शीतम च उष्णम च और तब तक दिमाग में आपका आ गया कि सर जी बताए हैं कि कर्मधारय, बस लिख दीजिए कर्मधारय। गलत। यदि दोनों के साथ यदि आप च लिखते हैं तो वहां द्वंद्व लिखेंगे, और दोनों के साथ नहीं लिखते हैं, केवल पूर्व पद के बाद आप लिखते हैं च, तो वह आपका जो है कर्मधारय समाप्त होगा। तो आप एक और देख लीजिए उदाहरण, रक्त पीतः। यहां भी है, रक्त माने होगा लाल और पीत माने होगा
पीला, दोनों विशेषण है। तो दोनों है विशेषण, तो वही विग्रह कर दीजिए। जैसे इसका विग्रह करे हैं रक्तः च पीतः, और इसका एक और विग्रह भी हो सकता है, चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि विसर्ग सूत्र के अनुसार विसर्ग के बाद च आ गया है तो विसर्ग की जगह पर 1200 हो जाता है। तो रक्तश्च पीतः, समझ गए? इस प्रकार से आपका कर्मधारय समास समाप्त हो गया। तो हम परीक्षा में यदि आपका आता है तो विग्रह करके केवल कर्मधारय लिख देंगे तब भी सही है। ये मत दर्शा सकते हैं, यदि आप नहीं दर्शा पाते हैं कि कौन कर्मधारय समास है तो छोड़ दीजिए, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन विग्रह करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं जो हूं आपको इस प्रकार से बताया। अब इसके बाद आपका अगला समास है द्वंद्व समास। इसका सूत्र है चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व। जहां पर दोनों पदों की समान प्रधानता होती है, जहां पर दोनों पदों की समान प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। वहां क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और इस समास के विग्रह में च का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास होता है, और इसके प्रयोग में यानी विग्रह में च का प्रयोग होता है। यानी दोनों पदों के साथ च लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? च। तो क्या लिख देते हैं? च। जैसे राम कृष्णौ, अब आप लोग सोचते होंगे तो राम कृष्णौ क्यों हो गया समस्त पद?
कि राम और कृष्ण इसलिए समस्त पद हो गया कि राम और कृष्ण दोनों जब एक साथ हैं तो द्विवचन में है। किसमें है? द्विवचन में है। और जब द्विवचन में है तो राम का रूप चलता है रामः रामौ, तो जब दोनों मिल गया तो राम कृष्णौ हो गया। लेकिन जब इसका हम विग्रह करेंगे तो दोनों अलग हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा रामः च कृष्णः च। कभी भी आप बोल करके ऐसा मत लिखिएगा कि रामः च और कृष्णौ च, गलत हो जाएगा। इसका विग्रह आप ऐसे ही करेंगे तो आप यही लिखेंगे कि रामः च कृष्णः च। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। विसर्जनीय सहसूत्र के अनुसार यहाँ संधि करके भी लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं रामश्च कृष्णश्च। ये भी आपका सही है, दोनों सही है। इसी प्रकार से आप समास विग्रह कर सकते हैं। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास की बात, द्वंद्व समास भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यह हो गया द्वंद्व समास के भेद। ये 3 प्रकार के होते हैं।